नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी जीके की हमारी फटाफट सीरीज चल रही है जिसका ये हमारा 5वां पार्ट है। इसमें हम प्रश्न संख्या 121 से लेकर के 150 तक चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं 120 प्रश्नों पर चर्चा आपसे कर चुका हूं। यदि आपने मेरे वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप उसमें जाकर के वे सभी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। आपके लिए वे बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, मेरी इच्छा थी कि कल मैं 4 वीडियो लेक्चर कम से कम आपके लिए लेकर आऊं, लेकिन मैं 2 ही ला पाया क्योंकि मैं आगे आप ही की क्लासेस की तैयारी में लग गया था। बहुत जल्दी बहुत अच्छी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। 9 या 10 तारीख से मैं वो क्लासेस प्रारंभ कर दूंगा, तो बहुत संख्या बढ़ जाएगी क्लासेस की आपकी, तो उसी की तैयारी में लगे हुआ था। और एक एक स्लाइड बनाने में दोस्तों, ये सारा टाइप करने में लगभग 4 से 5 घंटे चले जाते हैं। तो आप ही के लिए तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी हम बहुत सारी क्लासेस जो है लेकर के आएंगे, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को तैयार करेंगे, ताकि आपको रिवीजन के लिए और ज्यादा अच्छा मौका मिल सके। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप फायदा ले रहे हैं क्लासेस का, लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भाट मिट्टी प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे हमने चर्चा की थी प्राचीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, लाल मृदा। इसके अलावा बुंदेलखंड में मार मिट्टी, मांड मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा प्रदेश में और मिट्टियां पाई जाती है जिनके अपने अपने स्थानीय नाम है, जैसे भाट मिट्टी हो गई, राकड़ मृदा हो गई, ढू मिट्टी हो गई, पड़वा मिट्टी हो गई। तो इसी में से बात हो रही है भाट मिट्टी की, कि भाट मिट्टी प्रदेश में कहां पाई जाती है। तो भाट मिट्टी प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी में से एक मिट्टी आपकी भाट मिट्टी भी है। लेकिन भाट मिट्टी अगर मुख्यतः आपसे कोई जिला पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक ये पाई जाती है दोस्तों कुशीनगर में। कहां पर पाई जाती है? कुशीनगर में। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमीरपुर, जालौन एवं यमुना नदी के ऊपरी जिलों में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? राकड़ मृदा, भाट मृदा, पड़वा मृदा या डूह मृदा? तो देखिए, भाट मृदा तो आपने अभी अभी पढ़ा, ये पाई जाती है आपकी कुशीनगर में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जबकि हमीरपुर और जालौन ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले हैं। बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं ना मुख्यतः, झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर। तो हमीरपुर और जालौन बुंदेलखंड के हैं, तो भाट मृदा तो प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता। बात करें राकड़ मृदा की, तो राकड़ मृदा दक्षिण पर्वतीय पठारी भाग में ही पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय पठारी भाग में ही पाई जाती है, पठारी भाग में यानी बुंदेलखंड में ही पाई जाती है। लेकिन ये मुख्यतः यहां पर हमीरपुर, जालौन दे रखा है और यमुना नदी के ऊपरी के जिले दे रखे हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पड़वा मृदा, क्योंकि पड़वा मृदा जो है वह यमुना नदी के ऊपरी जिले और मुख्यतः हमीरपुर और जालौन, यानी हमीरपुर और जालौन देकर के आपसे पूछ लिया जाए कि इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो पड़वा मृदा। इसी प्रकार यदि कुशीनगर देकर के आपसे पूछ लिया जाए कौन सी मृदा पाई जाती है, तो भाट मृदा। बुंदेलखंड में कौन सी मृदा पाई जाती है ऐसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों राकड़ मृदा भी हो सकती है, पड़वा मृदा भी उसका ऑप्शन हो सकता है, साथ ही मार मृदा, मांड मृदा भी ऑप्शन हो सकता है, और काली मृदा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको प्रश्न को देखना होगा, प्रश्न आपका क्या रहा है। तो यहां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पड़वा मृदा। चलिए आगे चलते हैं। जल प्लावित नदी के किनारे पर पाई जाने वाली मृदा क्या कहलाती है? देखिए, नदियों के किनारे पर पानी बह करके आपका जल स्तर बढ़ जाता है, तो जमीन पर पानी आ जाता है, फिर जल स्तर कम हो जाता है तो पानी वापस लौट जाता है, लेकिन पानी के साथ जो अवसाद आए होते हैं वो मिट्टी में ही रह जाते हैं।
तो उत्तर प्रदेश में जल प्लावित नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली मृदा क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी दोस्तों ढूह मृदा। भाट मृदा कुशीनगर में, राकड़ मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में और पड़वा मृदा भी हमीरपुर और जालौन में यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पाई जाती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है? दोस्तों ये जो अवनालिका अपर्दन, अपर्दन माने मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। कई प्रकार के अपर्दन होते हैं, ज्योग्राफी में हम चर्चा करेंगे। उसमें से जो सबसे खतरनाक अपर्दन है वो अवनालिका अपर्दन है। अवनालिका अपर्दन के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार नदी है दोस्तों वो है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी अपने तेज बहाव के साथ मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती है और कहीं और उसे इकट्ठा कर देती है। इस प्रकार धीरे धीरे टीले बनते चले जाते हैं, भूमि उत्खात हो जाती है। उत्खात मतलब ऊबड़ खाबड़ भूमि, उत्खात भूमि कहते हैं इसे। कहीं मिट्टी बिल्कुल हट गई है, कहीं जाकर के बड़े बड़े टीले जमा हो गए, उत्खात भूमि कहते हैं। यहाँ पर निवास स्थान न होने के कारण इन्हें बीहड़ कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। और ये जो बीहड़ होते हैं दोस्तों ये डाकुओं की शरण स्थली, जब अब तो डाकू होते नहीं, अब तो डाकुओं की शरण स्थली, बागियों की शरण स्थली भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डाकू तो कहाँ होते हैं? डाकू होते हैं संसद में, बीहड़ में तो बागी पाए जाते हैं, याद है ना पान सिंह तोमर। तो डाकुओं की नहीं, आप बागियों की कह लीजिए। तो बागियों की शरण स्थली जो है वो ये बीहड़ होता था। तो प्रदेश में भी चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो कौन से जिले में मौजूद है? वो मौजूद है इटावा में। इसी वजह से प्रदेश का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किस जिले में पाया जाता है? तो ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इटावा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रदेश का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग वायु अपर्दन से अधिक प्रभावित है, या प्रदेश का पश्चिमी भाग जलीय अपर्दन से अधिक प्रभावित है? अब आप देखिए, पूर्वी भाग हमने पिछले वीडियो में या उससे पहले किसी एक वीडियो में चर्चा करी थी, प्रश्न दिया था कि सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र प्रदेश का कौन सा है? तो उसमें था पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि बिहार से लगता हुआ था, मैंने आपको बताया था कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। तो इस हिसाब से आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ग्रस्त ज्यादा हो जाएगा। और साथ ही बुंदेलखंड में बात करें तो बुंदेलखंड में हमने अभी देखा कि जो है जैसे बुंदेलखंड में तो नहीं आता इटावा, लेकिन आगरा इटावा बुंदेलखंड क्षेत्र के नजदीकी जिले हैं। तो यहां पर भी अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है मामला। तो यहां कौन सा अपर्दन हुआ? पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी भाग में जो अपर्दन हुआ वो वायु अपर्दन नहीं हुआ, बल्कि वो हुआ आपका जलीय अपर्दन। कैसा अपर्दन हुआ? जलीय अपर्दन। तो ये कथन तो दोस्तों गलत हो गया आपका। और जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुख्यतः अपर्दन होता है वो आंधी के साथ, तूफान के साथ मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाने के कारण होता है, यानी वो जलीय अपर्दन नहीं होता, वो होता है आपका वायु अपर्दन। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मृदा है वो वायु अपर्दन से प्रभावित है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जो मृदा है वो जलीय अपर्दन से प्रभावित है। यानी इसमें से कोई भी कथन आपका जो है सत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परत अपर्दन को क्या कहते हैं? देखिए, मिट्टी का एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर चले जाना, चाहे जल की वजह से हो, वायु की वजह से हो या किसी भी अन्य कारण से हो, इसे कहते हैं परत अपर्दन। यानी परत दर परत एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर चला जाना। अब सपोज कीजिए आप एक किसान हैं, आपके खेत में मृदा है जो उपजाऊ मृदा है, लेकिन यदि उसकी परत मिट्टी उठ करके उड़ करके दूसरी जगह चली जाएगी तो जो उपजाऊपन मृदा का ऊपरी हिस्से में ही मौजूद होता है और वो धीरे धीरे आपका जो है चला गया खेत से, तो आपकी जो खेती जमीन है वो तो अनुपजाऊ हो गई, या इसी पानी के बहाव के साथ वो मिट्टी बह करके चली गई तो उपजाऊपन तो चला गया ना मिट्टी का। तो परत अपर्दन के कारण मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का हो जाता है नाश, और जब उपजाऊ क्षमता का नाश हो जाएगा तो फसल हो जाएगी नष्ट। और जब भी फसल नष्ट होती है ना दोस्तों, तो एक किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि बेचारा एक किसान कर्ज लेकर के
खेती उगाता है, और जब खेत नष्ट हो जाते हैं ना तो ये बीमा और ये सब फालतू की बातें रह जाती हैं दोस्तों। घर में किसान को आत्महत्या करनी पड़ जाती है। इसलिए परत अपर्दन को क्या कहते हैं? परत अपर्दन को कहते हैं दोस्तों किसान की मौत। अनाज की मौत नहीं, फसल की मौत नहीं, बल्कि ये तो सीधे सीधे किसान की मौत होती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए कई सारे वन्य जीव विहार पढ़ने हैं, कई सारे पक्षी विहार पढ़ने हैं, धीरे धीरे हम सभी पर चर्चा करेंगे। यदि बात करें विजय सागर पक्षी विहार की, ये किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपका कहां पर? महोबा में। महोबा याद है? किस लिए जानते हो आप महोबा को? महोबा प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, साथ ही पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए प्रदेश में पान की खेती कहाँ होती है तो वो होती है महोबा में। साथ ही ये बुंदेलखंड का जिला है। झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, रट लीजिए इन जिलों को। तो महोबा बुंदेलखंड का है, पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, और यहीं पर विजय सागर पक्षी विहार स्थित है। देखिए महोबा में होती है पान की खेती, और कहते हैं ना इस काम का बीड़ा कौन उठाएगा, यानी जीत का बीड़ा कौन उठाएगा। बीड़ा मतलब जिम्मेदारी, लेकिन वास्तव में बीड़ा जो पान खाते हैं ना लोग, तो जो पान बनाता है ना पान वाला, उसको भी बीड़ा कहते हैं। तो बीड़ा पान, और बीड़ा कौन उठाएगा? विजय का। तो विजय सागर पक्षी विहार कहां पर उगाया जाता है? महोबा पर। ये कुछ याद करने का तरीका है दोस्तों, मैंने ऐसे याद किया था, तो आपको अगर मददगार साबित होता है तो मैं बता देता हूं। हो सकता है किसी को याद रह जाए और वो प्रश्न करके आ जाए एग्जाम में, और हो सकता है उसी बात से उसका सिलेक्शन हो जाए। तो कोई भी किसी भी तरीके से याद हो, याद होना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? चलिए ये तो बाद में बात करेंगे, पहले बताइए प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व स्थित हैं? अगर मैं आपसे पूछूं प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, बाघ अभयारण्य क्षेत्र कितने हैं, बताइए। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 15 हैं? तो प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों 3। अगर मैं पूछूं वे 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो इसमें से एक हो जाएगा दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व, एक हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व, और दूसरा हो जाएगा आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और एक हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब एक बात, अगर एक प्रश्न और पूछूं कि इन टाइगर रिजर्व में से किसको T/2 अवार्ड मिला हुआ है, तो दोस्तों वो किसे मिला हुआ है? वो मिला हुआ है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। तो T/2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला हुआ है? तो वो मिला हुआ है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। लेकिन यहां चर्चा हो रही है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की, और आपसे पूछा जा रहा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। लेकिन जब प्रदेश का विभाजन हुआ 9 दिसंबर सन 2000 को, प्रदेश के 13 जिलों को काट करके जब उत्तराखंड बना दिया गया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में चला गया। जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में बचा उसी को अमनगढ़ के नाम से जानते हैं। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किसका हिस्सा है? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? महोबा में, मथुरा में, मैनपुरी में, या महाराजगंज में? दोस्तों आसान सा प्रश्न है। मयूर संरक्षण केंद्र, मोर पंख भगवान कृष्ण पहनते थे, और भगवान कृष्ण का संबंध है मथुरा से। जन्म हुआ था उनका मथुरा में। मथुरा के पास, मथुरा जनपद में ही प्रसिद्ध वृंदावन धाम है, जहां पर बांके बिहारी जी का मंदिर है। भगवान कृष्ण का ही एक रूप बांके बिहारी जी का मंदिर है वृंदावन धाम में, और उसी वृंदावन धाम में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। जनपद पूछे तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मथुरा जनपद में।
चलिए अगला प्रश्न है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक बात तो साबित हो गई दोस्तों, जो सूर सरोवर है वो कैसी है, वो रामसर साइट्स है, आर्द्र भूमि है जो रामसर सूची में है, रामसर साइट, यानी सूर सरोवर रामसर साइट्स में से एक है। रामसर साइट्स पर सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, अभी तो आप ध्यान रखिए सूर सरोवर जो है वो रामसर स्थल है, रामसर साइट्स। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। क्या सूर सरोवर लखीमपुर जिले में स्थित है या आगरा जिले में स्थित है? बताइए। आगरा जिले में स्थित है, यानी ये कथन तो दोस्तों गलत हो गया ना, यानी ये तो हो नहीं सकता, और सत्य पूछा इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो ये प्राकृतिक जलाशय या मानव निर्मित जलाशय है? तो यह एक मानव निर्मित जलाशय है, इसका मतलब ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। केवल बी ही आपका सत्य होगा। सूर सरोवर जो कि एक कृत्रिम झील है, उसे रामसर साइट्स में शामिल किया गया। आप मुझे ये बताएंगे कि प्रदेश के कितने रामसर साइट्स हैं प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं, और वर्तमान में देश में कितने रामसर साइट्स हैं? प्रदेश में और देश में कितने रामसर साइट्स हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बताते नहीं है दोस्तों, आप लोग टास्क पर ध्यान नहीं देते। चलिए अगला प्रश्न चर्चा करते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। वह निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? देखिए, वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सभी मैं कराऊंगा, और मैं एक साथ कराऊंगा इन्हें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये मत सोचिएगा मैं इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा, मैं अभी प्रश्नों में चर्चा करूंगा, तो जिन्हें आता है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, पर जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उन्हें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा कि वन्यजीव अभयारण्य पहले तो कुछ और बताया था, जबकि वो मैंने पक्षी अभयारण्य पर चर्चा की होगी। इसलिए सबसे बड़ा, सबसे छोटा, नवीनतम, सबसे पुराना, इन सब पे मैं एक साथ चर्चा करूंगा, दोनों को, वन्यजीव को और पक्षी अभयारण्य को लेकर के क्या प्रश्न बनते हैं। अभी तो आप ध्यान रखिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक वन्यजीव अभयारण्य है। वो कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा स्थित है दोस्तों चंदौली जिले में। चंद्रप्रभा कहाँ स्थित है? चंदौली जिले में। यदि बात करें उन्नाव में कौन सा है, तो उन्नाव में है नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी विहार है ये कैसा विहार है? एक पक्षी विहार है। और वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसे जाना जाता है शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार। तो आपसे पूछ ले शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे उन्नाव जिले में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव जिले में। सबसे पुराना, ये सब मैं बाद में चर्चा करूंगा, मुझे पता है बहुत लोगों को पता है, तो वो फिर पूछेंगे कि सर आपने बताया नहीं यहाँ पर। तो मुझे भी पता है जो आपको पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि चर्चा करनी कहाँ है। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार कहाँ है? ये भी उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी विहार का ही नया नाम है शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार। अगर मैं पूछूं महाराजगंज में कौन सा पक्षी विहार है, तो महाराजगंज में कौन सा हो जाएगा? सोहागी वरबा पक्षी विहार। चंदौली में आपका कौन सा हो गया? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। जबकि पीलीभीत में कौन सा है? पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभयारण्य, देखिए याद जरूर कीजिएगा कहां पर है। डायरेक्ट प्रश्न में दे रखा हो, सुमेलित असुमेलित में दे रखा हो, आपको ये सभी याद करने हैं। जैसे ये प्रश्न है तो आपको ये चारों याद करने हैं दोस्तों। महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ है? ललितपुर में है। लाख बहोशी अभयारण्य कहाँ है? कन्नौज में है। इत्र नगरी कन्नौज में लाख बहोशी अभयारण्य स्थित है। जबकि बात करें किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की, तो आप बताइए किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य क्या बलरामपुर में है? बलरामपुर में या लखीमपुर खीरी में? कहां पर है? लखीमपुर
खीरी में, यानी यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। बात करें कैमूर अभयारण्य की तो वो मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है। ललितपुर प्रदेश का एकमात्र जनपद है जहां से यूरेनियम पाया जाता है, और ये ललितपुर जो है 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और 1 ओर से केवल झांसी के साथ सीमा बनाता है, यानी ये प्रदेश का सबसे कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला भी है ललितपुर। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ललितपुर से। चलिए अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, उन्नाव, कन्नौज या महाराजगंज? तो प्रदेश में वर्तमान में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और यदि आपसे पूछे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है तो लखीमपुर खीरी में। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी, यानी 1977 ईस्वी में लखीमपुर खीरी को स्थापित किया गया। लेकिन ये एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया तो 1987 में बनाया गया। 87-88 वित्त वर्ष में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। देखिए 87-88 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 87 में इसे बनाने की प्रोसेस शुरू हुई थी और 88 में ये बनकर के पूर्ण हुआ था। दुधवा में आपके जो है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार को जोड़ दिया गया। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, अगर मैं पूछूं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहां है तो ये आपका बहराइच में है। बहराइच में। तो दुधवा में कतरनिया घाट को जोड़ दिया गया। दुधवा कहां है? लखीमपुर खीरी में। और साथ ही इसी में जोड़ा गया किसको तो आपका हो जाएगा किशनपुर। किशनपुर, और किशनपुर कहां पर है तो किशनपुर भी लखीमपुर खीरी में। और इन तीनों को जोड़ करके एक टाइगर रिजर्व का निर्माण करा गया। कब? 1987-88 में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है अगर पूछ ले तो लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट या कलेसर? तो किशनपुर तो अभी अभी हमने पढ़ा, किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी में है। टाइगर रिजर्व का ये हिस्सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व में से जोड़ दिया गया था। बात करें सुरहाताल की तो सुरहाताल कहां पर स्थित है तो ये प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। बलिया जिले में। जबकि कतरनिया घाट की बात करें तो ये प्रदेश के बहराइच में स्थित है। कहां पर स्थित है तो ये स्थित है आपका बहराइच में। जबकि कलेसर जो है, कलेसर भी आपका एक नेशनल पार्क है जो स्थित है आपका हरियाणा जिले में। तो ये जो है आपका प्रदेश में स्थित नहीं है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। हरियाणा में कलेसर है, कलेसर के साथ ही सुल्तानपुर भी है। 2 नेशनल पार्क है हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभयारण्य, देखिए नाम भले पटना हो पर यह प्रदेश में है, प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, इसी को सुरहाताल कहते हैं। सुरहाताल का ही नया नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका बलिया में। चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, ये प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ है? तमिलनाडु में। उधवा पक्षी अभयारण्य, देखिए ये टाइपिंग एरर नहीं है, ये दुधवा नहीं है, ये उधवा ही है, यानी ये भी प्रदेश में स्थित नहीं है। ये झारखंड में है। पटना पक्षी अभयारण्य और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये प्रदेश में है। तो आपसे पूछ रहा है प्रदेश में स्थित नहीं है, प्रदेश में स्थित है नहीं पूछ रहा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर ऐसी स्थिति में हो जाएगा 3 और 4। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शेखा झील नाम से एक पक्षी विहार का विकास किया गया है, ये कहां पर स्थित है? तो शेखा झील पक्षी विहार कहां स्थित है? ये आपका अलीगढ़ जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। 25 नवंबर 1974 को। अधिनियम कब का था? तो अधिनियम भी 1974 का ही था। 1974 के अधिनियम के तहत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई।
तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? देखिए प्रदेश की बात हो रही है, देश की नहीं। प्रदेश में 1952 में मनाया गया था। तो 1952 से उत्तर प्रदेश वन महोत्सव मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? तो 1 जुलाई पहली बार कब मनाया गया? 1952 में। और कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए जब भी बाघों की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। देखिए किशनगढ़ और आपका कतरनिया घाट, ये इनको जो है दुधवा के साथ में ही पढ़ा जाता है टाइगर रिजर्व में, अलग से नहीं है कि सोचो किशनपुर भी तो है, कतरनिया घाट भी तो है, वो दुधवा में ही शामिल किए गए थे टाइगर रिजर्व के लिए। तो दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत ये 3 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। तो अमनगढ़ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जबकि पन्ना आपका एमपी में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, सरिस्का आपका राजस्थान में। चलिए अगला है, सुमेलित करना है आपको 2 सूचियों को। एक तरफ आपको जो है पक्षी विहार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके जिले दिए हुए हैं। हालांकि आपको सभी को पता होगा कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, इस वीडियो में भी हमने चर्चा करी थी। कहाँ पर है? तो ये है आपका उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? तो गाजियाबाद में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो रायबरेली में स्थित है। जबकि पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? तो ये स्थित है आपका गोंडा जनपद में, यानी 2 3 4 1 देख लीजिए कहां पर है, ये रहा बी में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, निम्नलिखित प्रदेश के निम्नलिखित वनों में से किस में सर्वाधिक वन पाए जाते? दोस्तों ये वनों में से नहीं, जनपदों में से। निम्नलिखित जनपदों में से किस में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सर्वाधिक वन पाए जाते हैं आपके सोनभद्र में। कहाँ पर पाए जाते हैं? सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कहीं ऑप्शन में सोनभद्र है ही नहीं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सोनभद्र जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, अगर आपको ऑप्शन में ना मिले तब आप क्या उत्तर देंगे? तो ध्यान रखिएगा, सोनभद्र के बाद दूसरे नंबर पे आता है लखीमपुर खीरी। तब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। चलिए, प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वनावरण पाया जाता है? भदोही, मैनपुरी, देवरिया या सोनभद्र? तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है भदोही में पाया जाता है, संत रविदास नगर में पाया जाता है। अगर भदोही ऑप्शन में नहीं होता तो दूसरे नंबर का भी याद रख लीजिएगा, मैनपुरी। पर यहां आपके पास भदोही ऑप्शन में है तो प्रश्न का उत्तर भी भदोही ही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित वनों में से किस जनपद में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? देखिए सर्वाधिक वन सोनभद्र में पाए जाते हैं, पर क्षेत्रफल के हिसाब से यदि वन प्रतिशत देखा जाए तो वो भी आपका जो है सोनभद्र ही है। ऐसी स्थिति में भी आपके प्रश्न का उत्तर सोनभद्र ही होगा। और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला यदि पूछ ले तो वो भदोही ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते? आपसे पूछ रहा है कौन से वन उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के वन कौन कौन से? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यानी पर्णपाती वन जो है दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, आर्द्र भी पाए जाते हैं और शुष्क भी पाए जाते हैं। साथ ही कटीली झाड़ियां, जो मरुस्थलीय राजस्थान के आसपास लगते हुए जिले जो हैं वहां पर कटीली झाड़ियां भी पाई जाती हैं। तो पर्णपाती वन और कटीली झाड़ियां पाई जाती है। पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो ये तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, तीनों पाए जाते हैं। और आपसे पूछ रहा है नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते का उत्तर न तो ये है, न ये है, न ये। ऐसी स्थिति में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब ये मत लगा लीजिएगा कि इनमें से कोई वन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। उपरोक्त में से कोई नहीं का तात्पर्य इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है, क्योंकि ये तीनों प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। वृक्षादन के मामले में प्रदेश का देश में स्थान है।
देखिए सब सर्वाधिक वन या वृक्ष किस राज्य में पाए जाते हैं, अगर इस प्रकार से इस क्रम में बात करें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्रम है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश आता है आपका 5वें नंबर पर, यानी देश के क्रम में 5वां सर्वाधिक वृक्षादन वाला प्रदेश कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम पारित किया गया था। देखिए उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1974 को। और अधिनियम कब पारित हुआ था, तो अधिनियम भी 1974 में ही पारित हुआ था। प्रदेश की प्रथम वन नीति घोषित की गई थी 1950 में, 1951 में, 1052 नहीं, ये भी 1952 ही है, 1952 में या डी 1955 में। तो प्रदेश की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी दोस्तों, ये की गई थी आपकी 1952 में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज या पीलीभीत। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इटावा। चलिए वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में स्थित है। तो प्रदेश का पहला ग्राम वन आपसे नाम पूछ ले दोस्तों, तो नाम याद रखिएगा वेलहत्ती। इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है कि प्रदेश का पहला ग्राम कौन सा है, वेलहत्ती, भोजगढ़ी, तिलौठी, मडारगड्ढा। तो आपको ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या देखना है, वेलहत्ती। और वेलहत्ती किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले का एक गांव है वेलहत्ती, जो प्रदेश का पहला ग्राम वन भी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। तो दोस्तों ये थे फटाफट सीरीज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगली वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप इस वीडियो का अध्ययन कीजिए, इन्हें याद कीजिए, और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों उन्हें भी जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बता रहा हूं ये जो शुरू के आरंभिक में जो 300 प्रश्न आपको कराऊंगा ना, प्रश्न तो बहुत ज्यादा कराऊंगा, पर ये जो शुरू के 300-400 प्रश्न होंगे, ज्यादातर यानी 70% प्रश्न यहीं से आ जाएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे दोस्तों। तो इन्हें जरूर कीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।